सेक्शन 15 की जब बात करेंगे तो सेक्शन 15 हमें ये बताता है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा देखो, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जब आप बात करते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ सबसे अच्छी चीज ये है, ये कोरिलेटिव सेक्शंस में दिया हुआ है। कोरिलेटिव यानी कि जब आप 15 आपका बताता है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसके बाद जब आप 19 देखोगे, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो 19 ये बताता है अगेंस्ट हु ए स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कैन बी एनफोर्स्ड कैन बी ग्रांटेड। तो 15 के साथ आप 19 पढ़ोगे, देखते रहोगे। अब देख लीजिए, जैसे आपने सेक्शन 13 में पढ़ा, सेक्शन 13 बताता है जो सब्सिक्वेंट राइट की बात करता है, सेक्शन 17 उसके विपरीत है। खैर चलो, मैं अभी आपको 15 की बात करते कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कौन कौन उसे एनफोर्स करा सकता है, या किसके फेवर में उसे एनफोर्स किया जा सकता है, या किस व्यक्ति को राइट है जो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की डिग्री को प्राप्त कर सके। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। सीधा सीधा सा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब सेक्शन 15 आप पढ़ेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका पता था, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue और कैन बी sued बट नॉट द स्ट्रेंजर। केवल संविदा के पक्षकार ही एक दूसरे के ऊपर वाद ला सकते हैं, उसके अन्यथा कोई व्यक्ति वाद नहीं ला सकते। तो ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ आपका सेक्शन 15 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अब ये कैसे है देखो, 15 कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि कौन कौन उसको कर सकते हैं, एनी पार्टी देयर टू, ये तो प्रिविटी है सीधा सीधा सा। द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। अब ये क्या होगा, उस प्रिविटी के एक्सेप्शन चालू हो जाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, उसका कोई हित प्रतिनिधि है अगर उसके अंदर, उसका प्रिंसिपल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, या कोई एनी पार्टी दियर टू, किसी भी पक्षकार की, बशर्ते की। अब जैसे हमने सेक्शन 14 में कहा, क्या कहा था, सेक्शन 14 में हमें बताया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यक्ति की स्किल पर, पर्सनल स्किल पर या क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो 15 उसको आगे प्रोविजो जो बताता है, प्रोविजो ये कह देता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल, solvency or any personal quality of such party is a material ingredient in the contract, or where the contract provides that his interest shall not be assigned। और लिखा हुआ है कि भैया सीधे सीधे से किसी व्यक्ति को असाइन नहीं करेंगे, खुद ही करेंगे। पर्सनली बाउंड किया, असाइन हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट unless such party has already performed his part of contract or the performance thereof by his representative in interest or his principal has been accepted by the other party। पहली कंडीशन तो ये है कि सीधे सीधे से भी है, ये लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, और कौन कर सकता है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट और मैरिज। अब ये देखो, फैमिली सेटलमेंट अपने वहां पे लिखा था, द्रौपदी वर्सेस जसवंत राय का केस था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। द वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट और मैरिज और ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन member of same family, any person beneficiary entitled thereafter। वहां भी हम ये चीज देख करके आए थे जब फैमिली सेटलमेंट की बात थी, कि पता लगा 4 भाई हैं, 4 भाइयों की एक माँ है, पार्टी का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हुआ, डिवाइडेशन तो ये तय हुआ कि भैया चारों भाई जो है हर महीने उसको 1,000 रुपए माता जी को देंगे। 3 ने देते, शुरू में चारों ने दिए, 3 बाद में देते रहे, एक ने बंद कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चारों के बीच में हुआ था, लेकिन माता जी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, क्योंकि वो बेनिफिशियरी थी, इसलिए क्या है, वो एंटाइटल थी उस 1,000 रुपए के लिए जो उसमें तय हुए थे, स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने के लिए। अब यहाँ, अब दूसरा जो ये था, एक आपने केस पढ़ा होगा खर्चाए पानदान का,
खर्चा पानदान का जो केस था, प्रिया बताएगी। देखो प्रिया। सर मुझे ये वाला केस याद नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम का केस था भैया एक। चलो कोई बात नहीं। ख्वाजा दीपक जी, हाँ देखो दीपक जी बताएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस समय। सर आदिम। उसमें ये हुआ था कि मैरिज हुई थी यहाँ पर। हाँ तो लड़के के फादर ने लड़की हाँ के फादर से ये कमिटमेंट दिया था कि शादी के बाद हम लड़की को खर्चाए पानदान देंगे, मतलब एक तरह से पॉकेट मनी देंगे, जो बाद में पॉकेट उन्होंने मनी। दी नहीं थी। हाँ उसके कॉन्ट्रैक्ट तो लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट तो वो सर लड़के के फादर और लड़की के फादर के बीच में था, बिल्कुल लेकिन सही। उसको स्यू जो किया था वो लड़की ने किया था, क्योंकि वो बेनिफिशियरी थी उस केस के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, देखो वही चीज उठा के ऐसे उठा लो नहीं। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट ऑन मैरिज और ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड देयरअंडर। यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन थी? वो जो लड़की थी। तो इसलिए दैट्स व्हाई शी वाज एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए सच कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो स्पेसिफिकली उसको परफॉर्मेंस कराने के लिए एंटाइटल्ड थी। दैट वाज द एन एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वही चीज आप भी आप यहाँ देख रहे हो। अब दूसरा क्या है? where the contract has been entered into by tenant for life in due exercise of a power of the remainder man। अब इस चीज को समझने के लिए देखो, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड टू इनटू बाय टेनेंट फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ टाइम टेनेंट जिसके लिए आजीवन पट्टा किया हुआ है। अब उसके द्वारा क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है कि इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ए पावर द रिमाइंडर मैन। अब रिमाइंडर मैन को समझना पड़ेगा कि हु इज रिमाइंडर मैन, कौन बताएगा? प्रिया। हाँ बेटा। हेलो हेलो। सर, आपकी आवाज कट गई थी, एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, रिमाइंडर मैन क्या होता है? हेलो हेलो। सर, ये मैं एक एग्जांपल से बता पाऊंगी। वो हेलो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल से बता दीजिए। सर, एक ए ने बी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फॉर, और जो बी के पास बाद में जाएगी वो रिमाइंडर मैंने उसको पूरी लाइफ के बाद आगे ट्रांसफर करने का राइट है। हेलो अब देखो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसको। देखो रिमाइंडर मैन को समझने के लिए आप सीधा सीधा से सब आप जाइएगा सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। जो सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कहता है ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। वहां दिया हुआ वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट created by the same transfer shall not take effect unless and until it is whole of the remaining interest transferred in property। अब सीधा सीधा से ये कह दिया कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर किया गया है जो उस समय अस्तित्व में नहीं है और उसी सेम डीड से एक लाइफ इंटरेस्ट और क्रिएट किया गया कि जब तक ये जन्म लेगा तब तक क्या है, प्रॉपर्टी इसके पास रहेगी, और जैसे ही ये जन्म हो जाएगा प्रॉपर्टी इसको वेस्टेडली, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर मैन है, ये जो अनबॉर्न पर्सन है, एक तरीके से आप इसे रिमाइंडर मैन मानेंगे। जो रिमाइंडर मैन की बात करते हैं, द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव पर्टिकुलर स्टेट ऑन इट्स डिटर्मिनेशन। पर्टिकुलर स्टेट यानी कि विशेष संपत्ति को जब कोई व्यक्ति सारी चीजें तय होने के बाद जिसको पूर्ण रूप से मिलती है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर मैन। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू ए टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ए पावर द रिमाइंडर मैन। अब सीधा सा अगर तो टेनेंट वाली स्थिति में जो रिमाइंडर मैन कौन होंगे यहाँ पे? रिमाइंडर मैन होंगे जो उसके सक्सेसर है, क्योंकि टेनेंट फॉर लाइफ था
आजीवन पट्टा था, अब उसके बाद जो बचे हुए प्रॉपर्टी उसके बाद सक्सेशन मिल जाएगी, जो आजीवन पट्टे की भी अगर हम बात करते हैं। ये तो क्लियर है भैया। अब इसके बाद आप देखते हो रिवर्जन इन पोजीशन। अब एक होता है भैया रिवर्सनरी राइट, आपको इसमें रिवर्जन पढ़ना होगा। रिवर्जन से मतलब जो वापस बैक होती है, वापस बैक होने के लिए आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिए कि जो दीपक जी वाला मकान है, दीपक जी वाला सॉरी दीपक जी को मैंने एक मकान रहने के लिए दे दिया, ऐसे ही कि भैया जब तक है आप रहते रहो, और जैसे ही आप नमस्ते करोगे या चले जाओगे तो प्रॉपर्टी वापस आप मकान मुझे दे दोगे। तो अब जब आप मकान मुझे दे दोगे तो उस समय स्थिति क्या होगी, तो ये मेरा रिवर्सनरी राइट है जो लौट करके आना है। ए रिवर्सल इन प्रॉपर्टी ऐसी है कुछ या कुछ और है? हाँ जी सर। बेटा इसका अपना नेट ठीक करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेट वाले का ध्यान रखा करो सभी, फिर आपको भी मेरी आवाज गड़बड़ जा रही होगी। तो अब यहाँ पे जब रिवर्जन की बात करेंगे, रिवर्जन इन पोजीशन, ए रिवर्सनर इन पोजीशन वेयर द एग्रीमेंट इज ए कोविनेंट। देखो यहाँ पे कोविनेंट से मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड कोविनेंट। कोविनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल, प्रीडिसेसर कौन होंगे, एंड द रिवर्सनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सच कोविनेंट। अब पता लगा कि मैंने दीपक जी को क्या है एक मकान दे दिया रहने के लिए, कि जब तक ये जिंदा है या यहाँ है ये अपना रहते रहेंगे, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो वापस मेरे पास आ जाएगी। यानी कि उसमें कोई इंटरेस्ट उन्होंने केवल लाइफ टाइम इंटरेस्ट दिया है, जो टाइटल है टाइटल नहीं दिया था, अपना रहते रहो। अब ये समझ लो कि मैं मर गया, मेरे मरने के बाद जो मेरे सक्सेसर हैं उन सक्सेसर क्या उसमें रिवर्सनरी राइट है। रिवर्सनरी राइट क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे दीपक जी यहाँ से जाएंगे या नमस्ते करेंगे, प्रॉपर्टी जो मकान है ये वापस उन्हें मिलेगा, क्योंकि पिताजी ने उन्हें एक लिखत के तहत रहने के लिए दिया हुआ है केवल। तो दैट्स व्हाई a reversioner in possession where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant। अब यहाँ पे जो मेरे बच्चे होंगे उस कोविनेंट जो मेरे और दीपक जी के बीच में हुई थी उसके लिए क्या हो एंटाइटल होंगे। अब है ए रिवर्सनर इन रिमाइंडर, फिर वो जो उत्तर शेषी हैं और उत्तरभोगी हैं। एक होता रिवर्सनर इन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है उत्तर शेषी और रिवर्सनर होगा उत्तरभोगी, यानी कि जो उत्तराधिकार को भोगेंगे, और रिमाइंडर जो उत्तर शेषी जो उत्तराधिकार में बचे हुए हैं। Where the agreement is such a covenant and the reversioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। तब उस स्थिति में क्या है, अगर जो रिवर्सनर है उसको कोई नुकसान उस स्थिति में होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए, और उस कोविनेंट में क्या है वो बेनिफिशियरी है, तब वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। अब एक आता है कि दो चीज आप देख लीजिए, एक होती है कंपनी, एक होती है पार्टनरशिप। यहाँ कह रहे हैं कि व्हेन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलगमेटेड विद अनदर एलएलपी। एक एलएलपी यानी कि सीधे आप देखो, ये मान लीजिए एक एलएलपी ने दूसरी एलएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों आपस में अमलगमेट हो गए। अमलगमेट इन द सेंस जो विलय हो गया दूसरी पार्टनरशिप में दूसरी एलएलपी के साथ। अब यहाँ पे जब दोनों को विलय करके एक दूसरी एलएलपी तैयार हुई, दूसरी एलएलपी जो तैयार होगी, अब उस स्थिति में क्या होगा, वो जो दूसरी एलएलपी तैयार हुई और पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पहली एलएलपी, सपोज कीजिए मैं और दीपक जी अलग अलग कंपनियां चला रहे, अलग अलग पार्टनरशिप हम चला रहे, हमने किसी व्यक्ति से और व्यक्ति से कुछ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं जो हम एनफोर्स करा सकते हैं। अब जो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हमने जो ना अपनी दोनों पार्टनरशिप को एक कर लिया। पार्टनरशिप एक करने के बाद हमारी जब एक पार्टनरशिप होगी तो वे जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हमने अलग अलग कर रखे थे उनको भी ये जो हमारी अमलगमेटेड पार्टनरशिप है उनको भी ये एनफोर्स करा सकती है। इसी तरीके से कंपनी की बात करते हैं, व्हेन ए कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी ने और उसके बाद किसी दूसरी कंपनी में विलय हो गई है, द न्यू कंपनी विच अराइजेस आउट ऑफ अमलगमेशन। तो वो जो न्यू कंपनी तैयार हुई है वो स्पेसिफिक एनफोर्स करा लेगी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो पहले किए हुए हैं प्रायर टू द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज।
अब कंपनी के जो प्रमोटर है, व्हेन ए प्रमोटर ऑफ कंपनी है बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, अब इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस है, अब इसके लिए देखो कंपनी लॉ में आपको ये समझना पड़ेगा, देखो ये दीपक जी बताएंगे व्हाट आर द प्रोसेस टू फॉर्म ए कंपनी। तो कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या है, क्या प्रक्रिया होगी, दीपक जी बताएंगे आप मुझे। सर पहले तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके वो एप्लीकेशन परमिशन वगैरह के प्रोसेस हैं, अरे रुको, प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है। ऐसे नहीं भी, स्टेप बाय स्टेप बताइए। सर पूरा प्रोसेस तो वैसे नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, हर्षित भारद्वाज जी बताएंगे। हर्षित सर, हर्षित सर। जी सर। हाँ सर बताओगे। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की। तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हम कौन सी कंपनी को जो है वो करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। हमारी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारी जो भी कंपनी होगी तो उसके लिए सर इसमें एक शेड्यूल में एक फॉर्म दे रखा होता है पर्टिकुलर। उस फॉर्म के साथ हमें अप्लाई करना है कि अगर पब्लिक कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर उसमें होने चाहिए, और 7 मेंबर होंगे। और उसमें जो आई थिंक आर्टिकल ऑफ उसमें एसोसिएशन का एक पीछे फॉर्म दे रखा होता है जो है, उसमें 7 मेंबर के साइन होने चाहिए। उसके बाद जितनी कैपिटल है, कैपिटल उतनी फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये दिखाना होना चाहिए कि हम कैपिटल कैसे रेज कर रहे हैं, whether we are raising capital through equity share, preference share, और या फिर हम अपनी जो है देखो बॉन्ड वगैरह। इतनी सारी चीजें नहीं, सबसे पहले आप एक नाम सर्च करते हैं, जिस नाम से कंपनी खोलेंगे आप, ऐसी है। जी सर, नाम भी उसमें होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द नेम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। हाँ नहीं, जब आप नाम देखेंगे फिर उस नाम को क्या है, आप जो है अवेलेबिलिटी की इस नाम से आप कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं या नहीं, उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए आप कहाँ, सीधे सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस ही है, रजिस्ट्रार ऑफिस बताएगा आपको, वहीं से आप उसको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम जो कहेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम की आप वहां बात करने के बाद क्या होगा, उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया आप इस नाम से कंपनी जो है खोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप उसमें कुछ टाइम दिया जाता है कि कोई अगर किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पर्टिकुलर उस पीरियड में वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि ऐसे कंपनी का नाम मेरा, इन्होंने मेरा जैसा सिमिलर टू रख लिया। उसमें एक ये प्रोविजन भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो, तो उसमें कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें अदर एग्जिस्टिंग कंपनी कैन रेज ऑब्जेक्शन कि सर मेरा नाम भी, मेरी कंपनी का नाम भी ऐसा ही, इन्होंने सिमिलर टू मेरी कंपनी जैसा नाम रख लिया। उसके लिए पर्टिकुलर सर कुछ फीस वगैरह भी पे करनी होती है। नहीं खैर वो तो चलो, इसके बाद क्या करोगे आप, चलो नाम रजिस्ट्रार ने कह दिया कि ठीक है भैया आप इस नाम से कंपनी खोल सकते हो, फिर इसके बाद क्या करोगे। के बाद सर उसको पर्टिकुलर कंपनी का फॉर्म करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। फिर जब उसके बाद जो अरे ऑब्जेक्ट नहीं वाला भैया, पता तो कुछ है नहीं, सुनो, जब तुम्हें पता लग गया कि नाम आप खोल सकते हो, फिर आप जो ना डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आप दोनों नेम तैयार, दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी, इसके बाद आप क्या करोगे, आप इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वेटिंग कराओगे। वेटिंग भी रजिस्ट्रार के ही होगी, वो चेक करके बताएगा कि वेदर दे बोथ डॉक्यूमेंट आर करेक्ट और नॉट। इसके बाद आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करोगे। फिर जो अदर डॉक्यूमेंट जिनकी आप बात कर रहे थे, फॉर्म नंबर 32 है, फॉर्म नंबर 33, फॉर्म नंबर 32 है, और इन फॉर्म नंबर 18 है, या इन सब चीजों को ये कंसेंट होती हैं। और यहाँ जो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप इसको ये मान के चलिएगा जो कंपनी को प्रमोट करेंगे। अब ये जो प्रमोटर है, जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी, तो यहाँ पे ये व्यक्ति हो गया कि इसको ना जो ना बाकी रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस को पूरा करेगा। अब इसकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले उनके प्रमोटर जो नियुक्त किए जाएंगे। अब ये जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन इस पर्पज के लिए, तो वे सब कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के द्वारा एनफोर्स कराए जा सकते हैं। कहने का मतलब सीधा से, व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी है बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, कंपनी के उद्देश्य के लिए कुछ संविदाओं में एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, और सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द
टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन की जो टर्म्स है उससे उसे वारंटेड किया गया है। तो उस समय जो कंपनी है उसको एनफोर्स करा सकती है प्रमोटर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को भी, बशर्ते कि company has accepted the contract and has communicated such acceptance to other party to the contract, बशर्ते कि उस कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो उस पार्टी को दे दी गई हो। अब यही के यही देखो भैया, पहले आप सेक्शन 19 देख लीजिएगा। हमने सेक्शन 15 में पढ़ा कि किन व्यक्ति के फेवर में हो सकता है, और सीधे सीधे जो 19 है ये बता सकता है कि किन व्यक्ति के अगेंस्ट होगा। एक्सेप्ट अदरवाइज पार्ट प्रोवाइडेड दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट, वहां पे क्या लिखा था, मे बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर पार्टी देयर टू। क्लियर है। अब दूसरा, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सब्सीक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। अब इसका कोई एग्जांपल देगा मुझे? क्यों भैया, कोई एग्जांपल देगा इसका मुझे? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके द्वारा? एजेंट के द्वारा। एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पर, या प्रिंसिपल ने किया एजेंट के द्वारा। अब वहां जो दूसरी पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा तो है नहीं खाली एजेंट के अगेंस्ट ही एनफोर्स कराएगी, उसे प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी एनफोर्स करा सकती है। अब दूसरी चीज है, आप इसे ये मान लीजिएगा कि एक आपने देखा था फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 53 में। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या है? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ये है सीधे सीधे से टू डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ, टू डिफीट और डिले द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जिसने पैसे उधार दिए, उसके इंटरेस्ट को डिफीट करना चाहता हो या डिले करना चाहता हो। इंटेंशनली कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की जो उसने मोर्गेज की हुई है और उस पर पैसा उधार लिया हुआ है, उसने उस प्रॉपर्टी को सामने बेच दिया, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अब जब अन्य व्यक्ति को बेचने के बाद यहाँ पे जो क्रेडिटर है जिसने पैसा उधार दिया है, तो वो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो सेल हुई है, उसके लिए क्या करेगा, वो उसको स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कराएगा इस बात का कि जो सेल है, जब आप 31 में जाके कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो, तो वहां पे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जाकर वो कहेगा कि भैया ये जो सेल है ये वॉइड होनी चाहिए, क्योंकि ये एनकम्पर्ड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे पास मोर्गेज्ड है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सेल। लेकिन जहां वो बोनाफाइड ट्रांसफर है, बोनाफाइड ट्रांसफर यानी कि उसने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को लिया है और गुड फेथ में उसने ठीक ठाक उसने इन बातों को पता भी लगाया, लेकिन उसे मोर्गेज के बारे में नहीं पता लग पाया और इसने क्या है, प्रॉपर्टी उसने परचेज की है। तो जो बोनाफाइड ट्रांसफर है उसके हितों को तो सुरक्षित किया गया है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने जानबूझ करके विलफुली उस प्रॉपर्टी को आगे सेल किया है, उसके अगेंस्ट उसे स्पेसिफिकली परफॉर्म एनफोर्स कराने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। आई बात समझ में? प्रिया, दीपक जी, जी सर। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। अब दूसरा है एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच दो which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से पहले तैयार हुआ था, उससे पहले कोई टाइटल क्लेम कर रहे थे, जिसको डिफेंडेंट के द्वारा डिस्प्लेस किया जा सकता था, उस स्थिति में अब इसका मुझे कोई एग्जांपल बताएगा भैया? कुछ कुछ हेलो हाँ बेटा, हेलो।
हेलो, हाँ कुछ आवाज आ रही है मुझे। सर मेरे को सर कोई सही सा एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा सर। ये चीज समझ में आ रही है वैसे? हाँ सर, बी तक तो आ गया मुझे, क्लॉज बी तक समझ। तो मैं तो सी की बात कर रहा हूँ। सी कह रहा है कि एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल, एक व्यक्ति उस हक के अंतर्गत क्लेम कर रहा है जो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले का है, एंड नोन टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को इस बारे में मालूम था, माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। बस केवल ये बताना है। देखो प्रिया बताएगी इसे। प्रिया, प्रिया है भी या नहीं? है तो सही, आवाज भी तो नहीं पहुंचती। दिव्या, चलो खैर कोई बात नहीं, दीपक जी बताएंगे। दीपक जी। सर नहीं आता, हाँ, नहीं आता सर। अब देख लो, कमाल की चीज है कि 2 लाइन सिंपल से लिखी हुई है, उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा किसी से, और सारे व्यक्ति वो हैं जो या तो एलएलबी कर चुके हैं या एलएलएम कर चुके हैं, सभी। और अगर पहले वाले का एग्जाम्पल ना दूं तो ये पक्की बात है पहले वाले का भी एग्जाम्पल नहीं आता किसी की तरफ से। क्यों भैया, ऐसी है या कुछ और है? हर्षित सर। जी सर। हाँ बताएंगे अरे कुछ? सर ना मेरी तो समझ में नहीं आया अभी ये। और 19 ही समझ में ना आया? ना, और 15 तो आ गया? 15 आ गया, 19 की एक बार हेडिंग समझा दिया। अरे 15 का उल्टा 19 है। 15 कह रहा है कि कौन 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 एनफोर्स करा सकते हैं, 19 ये कह रहा है कि किसके अगेंस्ट एनफोर्स कराया जा सकता है। 15 ने कह दिया कि एनी पार्टी देयर टू एनफोर्स करा सकती है, 19 कह रहा है कि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध एनफोर्स कराया जा सकता है। इतना ही तो है, 15 का उल्टा 19 पढ़ेंगे आप। अब इसके जी आगे देखिए, ठीक है। अब ये कह दिया कि एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सब्सीक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सब्सीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब्सीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट के सब्सीक्वेंटली कोई टाइटल अराइज हुआ है तो उसमें जो ट्रांसफर है जिसने बोनाफाइडली, बोनाफाइड ट्रांसफर है उसके हितों को सुरक्षित रखते हुए, तो सीधे सीधे से क्या है, पहली पार्टी के विरुद्ध जो है स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कराया जा सकता है, क्योंकि उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी थी नहीं। लेकिन यह क्या, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर टाइटल विच दो प्रायर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले की, एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, उस स्थिति में जब भैया जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कुछ बेटा बताओ। सर ये सी वाला थोड़ा समझ आ गया, एक बार आप शाबाश, बताइएगा ठीक है या नहीं। बता सर बेटा। मुझे समझ आ रहा है कि आप जैसे किसी के पास किसी चीज की पहले ओनरशिप है और उसने अपनी हाँ ओनरशिप दिखा के किसी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे हाँ काम ले लिया, उसके बाद उससे पैसे लेने के बाद उसने ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो जो हाँ, दूसरा वाला व्यक्ति है उसे इस बारे में जानकारी थी। जी उसे पहले जानकारी थी कि इसके पास ओनरशिप है, मगर फिर हाँ उसने मन के बाद ओनरशिप किसी और को दी, बल्कि जिसे देनी थी उसके बजाय, तो हाँ जिसने पैसे दिए थे वो एनफोर्स करा सकता है। यही हाँ, तो आप देखो इसमें क्या, देखो ऊपर वाले में थोड़ा सा चले जाओ। ऊपर वाले में ये कह रहा है कि जो बोनाफाइड ट्रांसफर है जिसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी थी नहीं, यहाँ ये कह रहा है कि जो बोनाफाइड ट्रांसफर है नीचे वाले उसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी थी, उसे पता था मुर्गिस के बारे में कि इस प्रॉपर्टी पर लफड़ा चल रहा है, लफड़े वाली प्रॉपर्टी उसने खरीद ली। तब उस स्थिति में भी क्या है, फिर वो उसके अगेंस्ट भी एनफोर्स कराया जा सकता है। क्लियर है ना? जी सर। अब आप देखो, आगे चलते हैं। पीछे पड़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, कि वो जो नई वाली पार्टनरशिप है वो अमल का वेट करा लेगी एनफोर्स। लेकिन अब उन पक्षकारों का क्या होगा, उन व्यक्तियों को क्या होगा जिनके साथ पहली वाली एलएलपी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सपोज कीजिए मैंने और दीपक जी ने अलग अलग जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, हमारे लिए तो कह दिया 15 में कि हम उससे एनफोर्स करा सकते हैं जब एक हो जाएंगे।
लेकिन जब हम एक हो जाएंगे तो फिर उन व्यक्तियों को भी राइट मिल गया भैया कि वो हम दोनों से इकट्ठा करा ले एनफोर्स when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new liability partnership arises out of the amalgamation। यहाँ पे इसको ऐसे पड़ेगा, फिर इसके विरुद्ध भी उसे एनफोर्स कराया जा सकता है। इसी तरीके से कंपनी है, when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of the amalgamation, उस amalgamated कंपनी के विरुद्ध उसे कराया जा सकता है। जो प्रमोटर के द्वारा कंपनी फिर फॉर्म हुई जिसके साथ प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो वो व्यक्ति क्या है, पहले कंपनी एनफोर्स करा रही थी, इसमें बता दिया कि वो जो व्यक्ति है वो उस कंपनी के विरुद्ध भी एनफोर्स करा सकते हैं। अब इसके बाद वापस आ जाओ भैया, और इसमें वही है कि जो सीधे सीधे से कंपनी ने जो प्रमोटर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट की कम्युनिकेशन उस पार्टी को हो गई थी। 15 के बाद आ जाओ 16 कहता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। हमने 14 में क्या बताया, 14 में हमने बताया कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट का किन मामलों में किसी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। अब ये कहता है कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बार करता है कि उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं करा सकते, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता या पर्सन को बार किया हुआ है। अब देखो पर्सन को जब बार कर रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन जिसने क्या सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया सेक्शन 20 में। 14 में भी हमने ये पढ़ा था, जिन कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो चुका है उनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। यहाँ पे ये कह रहा है 16 कि जिस व्यक्ति ने स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है उसका सब्स्टिट्यूट स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं होगा। दूसरा आपको ये बताता है भैया हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड और एक्ट इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और विलफुली एक्ट इन एट वेरिएंस। अब वो व्यक्ति जो अपने पार्ट को ही, देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एंटीसिपेटरी ब्रीच, देखो मेन चीज ये है अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला अपने पार्ट को प्ले करे, अपने पार्ट को पूरा फुलफिल कर दे, तो उसके लिए ये जरूरी है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो पहले हम अपने पार्ट को फुलफिल कर दें। अगर हम ये चाहते हैं कि दीपक जी हमें अपनी गाड़ी दें तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम उसे अपने जो ना पैसे दे दें और या अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस जो ना दिखाई दे कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। हम अपना पार्ट तो पूरा का पूरा, अपनी लायबिलिटी को तो पूरा कर नहीं रहे, दूसरे व्यक्ति से कैसे उम्मीद करेंगे। इसीलिए यहाँ कह दिया हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। जो आर वर्सेस फॉस्टर का आप केस पढ़ोगे, आर वर्सेस फॉस्टर नहीं है, आर वर्सेस प्रिंस का है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है कि पता लगा एक सिंगर ने थिएटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भैया जो क्या नाम है पर्टिकुलरली जो ना डेली जो ना एक शो करेंगे और उसमें गाना गाएंगे। अब वो गला खराब हो गया, अब वो खुद तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, अब उससे कैसे कह दे कि भैया सारे पैसे दे दो, नहीं बात आई समझ में। अगर मेरा गला खराब हो जाए तो कहीं मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, क्यों भैया, और जब मैं आपको पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि आप मुझे फीस दे दो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ है, who has become incapable of performing or violates any essential term of, यानी कि एसेंशियल टर्म क्या थी उस समय गाने की जब बात करनी थी तो ये पता था कि भैया डेली अगर उन्हें गाना गाना है तो कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिससे गला खराब होता हो, इसलिए हम भी भैया सुबह उठ के गर्म सी चाय पी लेते हैं जिससे क्या है गला ठीक रहे, हम बोलते रहें। और अगर हम कोई ऐसी चीज ऐसे काम करते हैं जिससे वो अपने आप को इनकेपेबल बना ले, गला खराब हो जाए, तो क्या है हमने जानबूझ करके विलफुली जो ना उन टर्म्स को ब्रेक किया है। द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन टू बी परफॉर्म, मेरे पार्ट पर जो परफॉर्म होना था और एक्टेड इन फ्रॉड, या मैं कोई फ्रॉडुलेंटली कोई काम कर रहा हूं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, और विलफुली एक्ट्स इन एट वेरिएंस विद, या मैंने उसकी जो नियम और शर्तें थी उससे अलग जाकर के कोई काम किया है, और इन सबवर्जन ऑफ द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या जो रिलेशन वहां से डेवलप हुए थे उनको चेंज करने की सबवर्ज कर रहे थे, उस स्थिति में मेरे फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, वहां पर जब हम कह रहे थे कि इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, यानी कि पहले मैं अपने पार्ट को पूरा करूं। अब दूसरी चीज क्या है, पहले अगर मैं पार्ट को पूरा कर रहा हूं या रेडी और विलिंगनेस है मैं अपनी दिखाई दी है,
अब मैं रेडीनेस और विलिंगनेस को अगर मैं दिखा तो रहा हूं लेकिन उसे साबित नहीं कर पाया, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड, जो इस बात को प्रूव नहीं कर पाता कि उसने अपने पार्ट को तो पूरा कर दिया है, और हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी मैं तो पैसे दे दिए थे इन्होंने कहा सर बाद में ले लेंगे, मैं तो अब भी देने के लिए तैयार हूँ, चेक काट के दिया हुआ था। अगर ये सारी चीजें मेरी तरफ से नहीं दिखाई देती है और मैं इस बात को साबित नहीं कर पाता हूँ which are to be performed by him other than the terms of performance of which has been prevented or waived by the defendant, तब उस समय भी मेरे फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। फॉर द पर्पस ऑफ क्लास सी where a contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or to deposit in any court money except when so directed by the court। अगर कोई पेमेंट ऑफ मनी की बात है तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि पैसे दे दिया हो या कोर्ट में जमा कर दिया, जब तक कि क्या है कोर्ट उसके लिए आदेशित ना करे। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा तय की गई है चीजें, जो नियम शर्तें, उसी के हिसाब से आपको रेडीनेस और विलिंगनेस अपनी प्रूव करनी है। अब देखो 17 पे आ जाओ। जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 को आप ठीक विपरीत पढ़ेंगे सेक्शन 13 के। सेक्शन 13 में क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा जो जिसके पास टाइटल था ही नहीं या इम्परफेक्ट टाइटल था, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है, कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, लेट आउट किया है, अब यहाँ पे दूसरा कह दिया। अब जब जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी किया था, उसके पास कोई सब्सिक्वेंटली अगर इंटरेस्ट आ रहा था तो 13 में उसे कंपेल किया जा रहा था कि भैया वो उस इंटरेस्ट को आगे ट्रांसफर कर दे। 17 में ये बता रहा कि भैया उस व्यक्ति के फेवर में स्पेसिफिक एनफोर्समेंट तो होगा ही नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर who knowingly himself not to have any title of the property। अब भैया जब हर्षित भारद्वाज जी के पास मकान की ऑनरशिप थी नहीं, मकान पिताजी का था, हैज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी, इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया या किराएदारी लिख दी, उसने 1 महीने के पैसे दे दिए या पैसे जो तय हुए थे कुछ दे दिए और बाकी के लिए इन्होंने सूट फाइल कर दिया, कोर्ट मना कर देगा भैया जब तुझ पर टाइटल ही ना है तो कैसे तू प्रॉपर्टी बेच देगा, इसको मना कर देगा। इनके फेवर में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा ही नहीं। Who though he entered into a contract believing that he has a good title to the property, हालांकि इन्होंने बिल्स रिप्रेजेंटेशन में किया कि पता लगा एक मोबाइल है, हर्षित जी को लगता है कि इनका खुद का है जबकि वास्तव में इनका है नहीं। कैन नॉट एट द टाइम फिक्स बी द बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल ऑफ लेटिंग गिव द परचेज और लेसर टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। अब उस समय इन्हें पता है कि मेरा है, लेकिन भैया वास्तव में तो हर्षित भारद्वाज जी का है ही नहीं, वो दीपक जी का था। इनको मिसकंसेप्शन था और इस तरीके का कोई डाउट अगर वहां क्रिएट हो जाता है तो वहां भी जो हर्षित मेहता जी है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। जो सबसेक्शन 1 है सीधे सीधे से कह दिया, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रोविजन हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी लागू होंगे। 18 पे आ जाओ भैया। भैया यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो हाथ खड़ा कर दे। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भैया बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से क्या पढ़ना है, पहले दीपक जी, भैया दीपक जी आप लीजिए कुश। जी सर। बेटा पढ़ोगे इसे जरा एक बार। जी सर। A non-enforcement except with variation, where a plaintiff's specific performance of a contract in writing to which the defendant sets up a variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up in the following cases, whereby mistake of fact or misrepresentation, the written contract of which performance is sought is in its terms or effect different from what the parties agreed to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contract. B, चलो अब रुक where जाओ the बस, object of अब रुक जाओ बेटा। दीपक जी जी सर। कुछ आ रहा भैया समझ में क्या कह रहा है ये? सर मेरे लिए तो सब कुछ बाउंसर जा रहा है सर आज। शाबाश।
हर्षित भारद्वाज जी, मुझे ये कोई वाला सोनेट पढ़ के रुक जाइए एक मिनट बस। हर्षित भारद्वाज जी, हर्षित सर, जी सर। सारा भैया समझ में क्या कह रहा है ये? ना कुछ नहीं आ रहा मेरे सामने। अरे भाई फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? श्रेयांश, यस सर। जा रहा है बेटा समझ में? सर पहले के आगे ये नहीं समझ में आया, मतलब 18 हाँ, से खाली नहीं अगर आया मैं पहले। इसे तुमसे पढ़वाऊँ तो कुछ आज जैसे कुछ ने अभी पढ़ा था, कुछ लाइनें पकड़ में आ रही है इसकी, नहीं आ रही है? नहीं सही, मतलब नहीं सर सही। हाँ, पहले वाली तो आ गई नहीं? हाँ सर पहले के आगे 15, 16, 19 चलो सर। शाबाश, ठीक है। हर्षित मेहता जी, यस सर। पहले की आ गई और ये वाली आ रही है नहीं? 18 की लाइनें पकड़ में आ रही है नहीं? सर अभी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ सर। चलो ठीक है, पढ़ो जरा। प्रिया, है बेटा? हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी बेटा, सर, मुझे आ रही है। आ रही है, जरा बताना क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ मुझे लगता है भैया आपकी तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप रहने दो प्रिया। दिव्या, हेलो। हेलो, हाँ प्रिया, सर अब मेरी आवाज आ रही है? अब बट है। बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप रुक जाइए एक मिनट आप। दिव्या, कुछ आ रहा है बेटा समझ में इसमें? 18 में क्या कहना चाह रहा है ये? हम्म? अब खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखो सभी बस केवल इतना ध्यान देंगे, पढ़ना कैसे उसका फर्क पड़ जाता है। आपका सेक्शन 18 कहता है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, यानी कि जब तक जो वेरिएशन किए गए हैं, वेरिएशन की जहां सेटअप किए गए हैं, जब तक वो ना हो जाए तब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा। अब आगे देखिए, वेयर ए प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, जहां कोई प्लेंटिफ वादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो राइटिंग में किया हुआ उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है। अब यहां पर आगे जो पढ़ेंगे, द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस आउट, कुछ चीजें छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, उस स्थिति में द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन ए परफॉर्मेंस आउट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। तो जो प्लेंटिफ है इन केसेस में, ये जो आगे वाली कंडीशन है इनमें तो क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस उसने फाइल किया है उनका एनफोर्समेंट नहीं होगा। दूसरा क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है? वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज साउट is in its terms or effect different from the what the parties agreed to। जो कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन में हुआ है दोनों पक्षकारों के बीच में, और उसके अंदर जो दूसरी पार्टी उसने कह दिया कि भैया यहाँ पे इसमें चूक रखी है, आप इसे ठीक कर लाइए, जब तक ठीक होगा तभी वो परफॉर्म हो सकता, अन्यथा की स्थिति में कह दिया मना कर देंगे। does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contract। भाई जिस आशय के साथ डिफेंडेंट ने स्पेसिफिक जो उस कॉन्ट्रैक्ट को किया था वो आशय पूरा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं भूल रहेगी, कोई ना कोई फ्रॉडुलेंटली प्लेंटिफ की तरफ से या मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था। या वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टीज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट, पार्टीज का जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट करने का कुछ उसका जो पर्पस कुछ और था जबकि निकल कुछ और रहा है, इन टर्म्स एंड कंडीशन जो तय हुई है। which the contract as framed is not calculated to produce, उसने कहा कि भैया 16 मंजिल का हमें एक मकान बनवाना है, 16 की जगह भैया उसमें दिखाई दे रहा है कि खाली मकान ही मकान है, जबकि हमारे तय ये हुआ था मकान भी बनेगा, उसके अंदर की जो इंटीरियर भी होगा सारे काम होंगे। where the parties have subsequently to the execution of contract varied its terms, या
पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था मकान बनाने का, या सीधे सीधे से उसके अंदर 3 कमरे बनेंगे, एक किचन बनेगा, हॉल बनेगा। अब वहां पे क्या है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज कर दी, वहां 3 की जगह 2 कमरे बना दिए। फिर भी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कैसे कराओगे आप? कैसे कहोगे कि भैया पैसे दे दो? आपसे कहा था आपको ओनिडा का फ्रिज लेके आना है, आप हमारे पास लेके आ गए किसका? सैमसंग का फ्रिज। तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करा सकते। अब दूसरी चीज क्या है जो हमने छोड़ी थी, ये कह रहा है टू विच द डिफेंडेंट सेटअप वेरिएशन, यानी कि जहां डिफेंडेंट ने वेरिएशन सेटअप कर दिया कि भैया, अब जब मैंने कहा कि भैया मैंने किसका ओनिडा का फ्रिज कहा था, आप सैमसंग का लाए हो, आप ओनिडा का लेके आओ तभी मिलेंगे पैसे। तो उस स्थिति में क्या, उन सेटअप को जब जो वेरिएशन हुए हैं उनको पूरा सेटअप नहीं कर लिया गया है, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, बिना सॉर्ट आउट किए उन इन परिस्थितियों में क्या है, स्पेसिफिक एनफोर्समेंट उस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा। तो ये क्लियर है दीपक जी? जी सर। क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर। जब तक ये नहीं हो रहा था, जब तक ये 2 लाइनें साथ साथ पढ़ रहे थे, केवल 2 पॉइंट छोड़ने थे आपको। टू विद द डिफरेंस सेटअप ए वेरिएशन, एक्सेप्ट विद द वेरिएशन टू सेटअप। इन्हें अगर सबसे बाद में पढ़ लो, पहली लाइन बस ये केवल इतना पढ़ लो, वेयर ए प्लेंटिफ सीक्स ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस शाउट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली इन मामलों में जो प्लेंटिफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए शूट फाइल नहीं कर सकता या उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा। ये तीनों स्थिति है, और जब इन तीनों स्थिति में जैसे ही जो वेरिएशन है वो सेटअप कर दिए गए, तब वो क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आदेशित कर दिया जाएगा उसके फेवर में। ठीक है भैया, ओनिडा का फ्रिज ला के दे दो, पैसे ले जाओ। आपसे बताया था कि भैया 3 बेडरूम बनाना है, 3 कमरे बनाने हैं, आप इसमें 3 बना के तो पैसे ले जाओ। यही तो होगा या कुछ और होगा? भैया आगे चले।